हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संबल स्टडीज में। आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है रूरल सोशियोलॉजी। तो रूरल सोशियोलॉजी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी में कहाँ से शुरू होता है, ये सोशियोलॉजी टर्म से शुरू होता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है, हम लोग ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है। यानी हम इस टॉपिक में कि सोशियोलॉजी जो टर्म है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, किसने इसको कॉइन किया, किससे मिलकर बना है, इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाजशास्त्र, यानी समाज के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं, सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें आएंगी अभी धीरे धीरे। तो सोशियोलॉजी क्या होता है हम इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रूरल अर्बन एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, रूरल अर्बन एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ भी इसको हम कह सकते हैं। ये अभी हम देखेंगे कि कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। तो जो रूरल सोसाइटी होती है या कम्युनिटी होती है, अर्बन सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी है, इन तीनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इनकी पहचान क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ द सोसाइटीज कॉमन इन इंडिया। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। इसके बाद हम इसमें फैमिली के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज फैमिली एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, कि फैमिली क्या होता है, फैमिली का फंक्शन क्या है और फैमिली का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कि कितने टाइप की फैमिली होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें जैसे कल्चर, सोशियोलॉजी में हम कल्चर पढ़ेंगे कि कल्चर क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, और कल्चर के साथ साथ हम और क्या देखेंगे इसमें, रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्या है और कौन कौन से मेन रिलीजन है, रिलीजन का क्या फंक्शन होता है। तो ये हम इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी का रूरल अर्बन और ट्राइबल सोसाइटी के बीच में डिफरेंस, फिर फैमिली क्या है, कल्चर क्या है और रिलीजन क्या है। इसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आता है, तो इसमें हम जानेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या देखेंगे, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जो टर्म है वो स्ट्रेटा से मिलकर बना है। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, यानी जैसे हम सॉइल का स्ट्रेटा पढ़े होंगे हम लोगों ने कि एक सॉइल का एक ये क्रॉस सेक्शन है और इसमें अलग अलग स्ट्रेटा होते हैं, या हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटा के बारे में हमने पढ़ा है कि अलग अलग स्ट्रेटा एटमॉस्फेयर में होता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर दें तो वो कहता है स्ट्रेटा, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ऐसे अगर हम सोसाइटी को भी हॉरिजॉन्टल लेयर्स में किसी बेसिस पर हम उसको डिवाइड करें तो उसको कहेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। फिर सोशल कंट्रोल के बारे में, सोशल कंट्रोल देखिए क्या होता है कि सोसाइटी में अगर हर आदमी अपने मन से सारे काम को करने लग जाए तो क्या होगा कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, यानी सोसाइटी इंटीग्रेटेड नहीं रहेगी, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो सोसाइटी को इंटीग्रेटेड रखने के लिए हम लोगों ने कुछ हर एक सोसाइटी में, हर एक कम्युनिटी में कुछ ऐसी चीज़ों को रखा जाता है कि भाई इसका पालन सब लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सोशल कंट्रोल में आएगा फॉकवेज क्या होते हैं, फॉकवेज
मोर्स, नॉर्म्स एंड लॉज। तो ये क्या होते हैं? दीज थ्री आर फॉकवेज, मोर्स, नॉर्म एंड लॉज। तो ये जो होते हैं ये तीन, these three are the unwritten rules of the society। अनरिटन रूल्स मतलब ये कहीं इनका लिखा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ऐसा करना है। These are the accepted ways of behavior decided by a society by which any individual or any member of that society should agree to follow these rules। मतलब हर एक मेंबर को इन रूल्स को फॉलो करना है, ऐसा उस सोसाइटी में माना जाता है। तो फॉकवेज, मोर्स, नॉर्म्स ये अनरिटन रूल्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वेयर लॉज आर द रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में या आईपीसी के फॉर्म में या न्याय संहिता के फॉर्म में, उसका नाम बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया है। तो उसके फॉर्म में ये कुछ लॉज डिफाइन किए गए हैं कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसको इस धारा के अंतर्गत उसको ये दंड में दिया जाएगा। और ये इनका इन्फोर्समेंट होता है न्यायालयों से या जुडिशरी के माध्यम से, इसको हम इन्फोर्स करते हैं। तो ये जो सोशल कंट्रोल करने के लिए इस सोसाइटी में चीज़ों को व्यवस्थित और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को होना जरूरी है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल में। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, सोशल कंट्रोल पढ़ेंगे और रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस। रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जानेंगे। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये समझेंगे और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो देखिए रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली पांच तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनमें पहला सबसे बेसिक जो यूनिट है या बेसिक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, दैट इज फैमिली। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो स्कूल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जो स्कूल्स होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स। तो ये पांच तरह के जनरली रूरल सोशल इंस्टीट्यूट्स हम लोग इनके बारे में जानेंगे। फैमिली के बारे में हम लोग जानते हैं या अभी आगे पढ़ेंगे तब उसमें उसको जानेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? स्कूल्स होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स क्या होंगे? ये जो हर एक रिलीजन की अपनी अपनी जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, जैसे कहीं पर टेम्पल होगा तो कहीं पर मॉस्क होगा, कहीं पर चर्च होगा। ये सब रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं उनको पब्लिश करने में, उनको लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स क्या हैं? ये हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का पार्ट है, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, ये हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नमेंट होता है। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में ये बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो हम इनमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स होंगे। इस तरीके से रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे सोशल चेंज। सोसाइटी में हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आप 1000 पहले की सोसाइटी, 1000 साल पहले की सोसाइटी देखिए और 500 साल पहले की सोसाइटी देखी तो भी उसमें चेंज हुआ था। 500 से 200 साल पहले की सोसाइटी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी चेंज हुआ था। तो चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो हमेशा हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में ये होता रहता है। तो हम इसमें सोशल चेंज के बारे में जानेंगे कि सोशल चेंज के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या इनकी स्टेजेस होती हैं जो सोशल चेंज को दिखाती हैं। और इसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में, जानेंगे कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स होंगे जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें बताया जाएगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो ग्रुप्स की डेफिनेशन यहाँ पर बताई जाएगी कि आपको कि 2 or more persons who are in reciprocal communication and interaction
आर नोन एज ग्रुप। 2 या 2 से अधिक लोग, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 से अधिक लोग हों तो ही ग्रुप होगा, 10 लोग हों तो ही ग्रुप होगा। 2 लोग भी एक ग्रुप हो सकता है, 2 से अधिक लोग हों तो वो भी एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि किस किस तरह के ग्रुप होते हैं। कुछ वॉलंटरी ग्रुप होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं, कुछ इनवॉलंटरी ग्रुप होते हैं जो बिना हमारी इच्छा के हम उनका मेंबर हुआ करते हैं। ऐसे फॉर्मल ग्रुप होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। इन सभी ग्रुप्स के टाइप्स को हम लोग सोशल ग्रुप्स के अंतर्गत जानेंगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक इसमें और टॉपिक होगा जो है लीडरशिप। लीडरशिप में जो रूरल एरियाज में जो लीडरशिप का पैटर्न है, लीडर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है, तो उस चीज़ को जानेंगे। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के क्या रोल्स होते हैं और कौन कौन से लीडर्स होते हैं रूरल सोसाइटी में। तो इस तरीके से हम इतनी चीज़ों को इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन क्या होता है ये हम सीखेंगे कि समाजीकरण क्या है। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी समाज में पैदा होता है तो उसी टाइम से उसके सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है कि एक सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना है, किसका रेस्पेक्ट करना है, किसको लव और अफेक्शन देना है और कैसे अपनी जीविका को, कैसे लिवलीहुड को कमाना है। ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएंगी। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर हम इस पूरे रूरल सोसाइटी के, इसके अलावा सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है और एसोसिएशन क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे कि सोसाइटी किसको कहते हैं और कम्युनिटी किसको कहते हैं। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। दरअसल इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो सोसाइटी और कम्युनिटी हैं, ये दोनों इनफॉर्मल टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हम कह सकते हैं। इनको अंतर सिर्फ इतना होता है, डिफरेंस है कि जो कम्युनिटी होती है, ये जब हम कम्युनिटी बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक किसी खास बाउंड्री में, किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर बात करते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं, तो इसको हम सोसाइटी कहते हैं। जैसे कभी कभी हम रूरल सोसाइटी कहते हैं, कभी कभी हम रूरल कम्युनिटी कहते हैं, रूरल अर्बन और ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहते हैं या रूरल अर्बन और ट्राइबल सोसाइटीज़ भी कहते हैं। एक्चुअली ये तो सिर्फ इतने में, इसमें दोनों में डिफरेंस होता है कि कम्युनिटी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत होता है और सोसाइटी हम ब्रॉड एस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे कोई एक नेशन है, एक नेशन के अगर एस्पेक्ट में लेते हैं तो हम सोसाइटी, या हम कई नेशंस को मिला के, कॉन्टिनेंट को मिला के हम अगर किसी संदर्भ में बात करते हैं तो वो सोसाइटी होगी। लेकिन कम्युनिटी क्या होगी, एक छोटे स्तर पे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे एक विलेज की बात करें तो वो रूरल कम्युनिटी होगी, और अगर पूरे इंडिया में जितने विलेजेस हैं उन सब की बात करें तो वो रूरल सोसाइटी की बात होगी। इन दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं होता। और एसोसिएशन क्या होता है, ये दोनों इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस माने गए हैं, जबकि एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन एक फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अपने बाइलाज होते हैं। ये किसी खास पर्पज़ के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के वेल बीइंग के लिए या एक किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए इसको गठित किया जाता है। इसके अपने फॉर्मल रूल्स होंगे, बाइलाज होंगे और उनमें ऑफिस बियरर्स होंगे। तो यानी फॉर्मल टाइप का अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो एसोसिएशन कहलाता है। जैसे आपका ये इसमें स्टूडेंट का एसोसिएशन होता है, टीचर्स का एसोसिएशन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सब एसोसिएशन इनको कहते हैं। और कम्युनिटी और सोसाइटी ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इतनी चीज़ों को हम रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। इसमें जो हमारे लेक्चर्स होंगे, जो हमारी क्लासेस होंगी, इनमें इसका सीरियल चेंज हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं कि सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या हो। इंट्रोडक्शन पार्ट से आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइम से वो क्लास
डेवलप शुरू होगी। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या जानते हैं। सबसे पहले आता है बात सोशियोलॉजी टर्म की, कि सोशियोलॉजी है क्या, कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी दो टर्म से मिलकर बनी है, दो टर्म से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो है लैटिन वर्ड है सोशियस एंड ग्रीक वर्ड है लोगस, ग्रीक वर्ड लोगस। तो ये दो टर्म से मिलकर बना होता है, लैटिन वर्ड सोशियस एंड ग्रीक वर्ड लोगस। तो देखिए लॉजी जो है ये बहुत सारे टर्म के साथ लगा होता है, जैसे जूलॉजी है, ऐसे साइकोलॉजी है। तो इस तरह से जो लॉजी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड लॉगस से मिलकर बना, लॉगस से डिराइव हुआ है ग्रीक रूट से। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉगी या लॉगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ और साइंटिफिक स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, लॉजी का मतलब कि साइंस ऑफ, स्टडी ऑफ और साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ये इसके मीनिंग है। और सोशियस का क्या मतलब होता है, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन। अब कंपेनियन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कंपेनियन का मतलब जो लोग साथ साथ रहते हो। तो किसी सोसाइटी में कौन साथ साथ रहेगा, समाज के उस सोसाइटी के जो लोग होंगे, जो पीपल होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगर कहा जाए तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, और इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, और इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी। किसी सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर के साइंटिफिक स्टडी को, या इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं सिंपली। तो इस तरीके से ये सोशियोलॉजी का टर्म इवॉल्व हुआ, एंड इट वाज 1890। सो वन फिलोसफर, एक फिलोसफर ने, जिनका नाम था अगस्ट कॉम्टे, इनका नाम था अगस्ट कॉम्टे। इन्होंने जो है इस टर्म को कॉइन किया, सोशियोलॉजी के टर्म को अगस्ट कॉम्टे ने इसको इवॉल्व किया। और ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे, अगस्ट कॉम्टे एक फ्रेंच फिलोसफर थे, और इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी का टर्म दिया, और इसका मतलब साइंस ऑफ सोसाइटी कहा और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कहा। सो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इस तरह से डेफिनेशन भी सोशियोलॉजी की बताई गई है। किसी ने कहा इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी, किसी ने कहा इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, और किसी ने कहा इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो किसी ने ये कहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, it is the study of human relationship and human behavior तो ये इसकी हम डेफिनेशन कह सकते हैं ये सारी, कि इट इज कभी कभी डेफिनेशन में केवल इतना भी लिख सकते हैं, इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी, और सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई सोशियोलॉजी की। अब अगर कहा जाए कि व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी,
रूरल सोशियोलॉजी क्या है? तो जब हम किसी रूरल सोसाइटी में या रूरल सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? रूरल सोशियोलॉजी। तो रूरल सोशियोलॉजी की अगर कभी डेफिनेशन लिखने को आए तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इट इज द रूरल सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, या इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, it involves the study of human relationship in rural situation. Study of human relationship in rural situation. तो जितनी चीजें हम लोग सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में पढ़ा कि इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी, तो रूरल सोशियोलॉजी क्या होगी कि इट इज साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी, इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रूरल सोसाइटी, इट इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रूरल सोसाइटी। तो हम रूरल सिचुएशंस में स्टडी अगर करते हैं, या इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रूरल सिचुएशन, तो ये बहुत सारी ये डेफिनेशन इसकी अलग अलग हो सकती हैं। अब जैसे ए आर देसाई ने, अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। तो अभी हमने बताया कि किसी ने इसको कोई डेफिनेशन दे दी और किसी ने कोई डेफिनेशन दे दी। स्टुअर्ट ने कहा, स्टुअर्ट ये एक साइंटिस्ट थे, एफ स्टुअर्ट, इन्होंने क्या कहा था कि रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल सोशल फिनोमेना। रूरल सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ all social phenomena in rural life। तो ये जो है इन्होंने कहा कि सारे सोशल फिनोमेना में क्या आता है? कम्युनिटी की स्टडी, रिलीजन की स्टडी, कल्चर की स्टडी, उनके ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर की स्टडी, उनके रिलेशनशिप की स्टडी, इंटर ग्रुप इंटरेक्शन, उस रूरल सिचुएशन में लोग कैसे करते हैं, तो इसको अगर स्टडी हम करते हैं तो ये कहा जाएगा कि रूरल सोशियोलॉजी की बात हो रही है। तो अब हम लोगों ने क्या जान लिया? रूरल, एक तो सोशियोलॉजी क्या होता है, इस टर्म को किसने क्वाइन किया? इस टर्म को क्वाइन किया अगस्ट काम्टे ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट और लिख दीजिए कि अगस्ट काम्टे has been considered as father of sociology। अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया है। तो अब देखिए, आप लोग ये समझिए कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स सोशियस एंड लोगोस। गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड सोशियस एंड ग्रीक वर्ड लोगोस। ऐसा भी कह सकता है कि द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स सोशियस एंड लोगोस। ये भी गलत है, ठीक है। तो एक ये तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है कि हु क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी। सो अगस्ट काम्टे क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी। अगस्ट काम्टे वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर हु क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी। तो ये तो नहीं पूछा जाता कि वो फ्रेंच फिलोसोफर था, लेकिन अगस्ट काम्टे का नाम जरूर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको मानते हैं? तो अगस्ट काम्टे हैज बीन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। बाकी डेफिनेशन आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आती है, रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन इस बात पर करते हैं कि जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वाई सोशियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स, कि एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए सोशियोलॉजी क्यों जरूरी है, उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स। एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आप समझिए कि एक्सटेंशन वर्कर्स कौन हैं। जो एक्सटेंशन का वर्क करते हैं वो एक्सटेंशन वर्कर हैं, चाहे वो वेटनरी एक्सटेंशन हो या होम साइंस एक्सटेंशन हो या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो या हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन हो। जो बेसिक फिलॉसफी एक्सटेंशन की है वो सब की सेम है, चाहे वो फिशरीज एक्सटेंशन हो या किसी तरह का एक्सटेंशन हो। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो वो सभी तरह के एक्सटेंशन में सेम है, केवल ये स्पेशलाइजेशन की बात है कि ये अलग अलग ब्रांचेस इसकी बना दी गई कि कोई वेटनरी एक्सटेंशन हो गया तो कोई फिशरीज एक्सटेंशन हो गया, कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करता है। तो एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी ये सभी लोगों के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या इनकी जरूरत है। आप सोचिए कि इंडिया में, भारत जैसे कंट्री में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, वो कहाँ रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। तो जब गांव में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है और तो अगर हमें उस नेशन का डेवलपमेंट करना है तो हमें इन लोगों का डेवलपमेंट करना होगा। तो इस नेशन के डेवलपमेंट के लिए एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और इनके लिए डेवलपमेंट प्लान्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है एक्सटेंशन वर्कर्स पे। वो एक्सटेंशन वर्कर्स ही होते हैं जो उस प्रोग्राम को लेकर विलेज तक, रूरल एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में जाते हैं। तो जब तक एक्सटेंशन वर्कर को उस पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी का कल्चर नहीं पता होगा, बिलीव्स नहीं पता होंगे, वैल्यूज़ नहीं पता होंगे, उनके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बेसिस नहीं पता होंगे, तब तक उन एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को या उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल बात है। और इसीलिए यही कारण है कि हर एक्सटेंशन वर्कर्स को सोशियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जिस सोसाइटी के लिए हम प्लान को डेवलप कर रहे हैं, हम प्लान को बना रहे हैं, तो उस सोसाइटी के क्या टैबूज हैं, मतलब क्या चीज़ है जो उनके धर्म में या उनके कल्चर में नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे। तो हम ऐसे किसी चीज़ से संबंधित प्रोग्राम को नहीं बनाना चाहिए कि जो उनका टैबू हो या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का टैबू हो। तो इन सारी चीज़ों को कि हम कैसे उनको सक्सेसफुली लॉन्च करें प्रोग्राम्स को, उसके लिए हमको इस रूरल सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी की जिम्मेदारी, इसके स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि लार्ज इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। लार्ज इंडियन पॉपुलेशन कहाँ रहती है, ये रूरल एरियाज में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। हेंस ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन, ग्रोथ ऑफ द नेशन ये किस पर डिपेंड करती है, इन लोगों के डेवलपमेंट पे। डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव वेलबींग ऑफ रूरल पीपुल। डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव वेलबींग ऑफ रूरल पीपुल। इनका जब तक कलेक्टिव वेलबींग नहीं किया जाएगा तब तक नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके अलावा और एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि एक्सटेंशन वर्कर्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग कंस्ट्रक्टिव चेंज थ्रू वेरियस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। एक्सटेंशन वर्कर्स की ड्यूटी क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग कंस्ट्रक्टिव चेंज
to bring constructive change through development programs। अभी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक्सटेंशन वर्कर्स की होती है। So success of extension programs depends on the support, cooperation and participation of rural people। Success of extension program depends on support, cooperation and participation of रूरल पीपल। इनके सपोर्ट और कोऑपरेशन की जरूरत होगी आपको किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम को या डेवलपमेंट प्रोग्राम को करने के लिए। तो इसलिए एक्सटेंशन वर्कर्स को जरूरी है सोशियोलॉजी की नॉलेज, कि किसी सोसाइटी के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए जहां पर वो अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कुछ और पॉइंट्स इसमें देख सकते हैं आप सब कि सोशियोलॉजी क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ सोसाइटी। वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ सोसाइटी, ये वैल्यूज और बिलीफ क्या हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, उनको बताती है। और क्या होता है कि जो रूरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, रूरल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन, रूरल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें रूरल सोशियोलॉजी की जरूरत होती है। और एक्सटेंशन वर्कर को अगर उस रूरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं पता है कि उनके रूरल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और उनके बीच कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उन सब का रोल होगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से कुछ इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हो, या एजुकेशनल स्टेटस को डेवलपमेंट करने के लिए हमें रूरल सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो इसको आप कई बार इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो जैसे आप जो है इन सारे पॉइंट्स को जिसको लिख सकते हैं आप। और क्या होता है और इसकी ये इट हेल्प्स, रूरल सोशियोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक एक्सटेंशन प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए रूरल सोशियोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हमें सोशियोलॉजी के बारे में, उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके वैल्यूज, बिलीफ, कल्चर, इन सब के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी सोसाइटी के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो जरूरी है ही, और रूरल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे अगर कहीं पर स्कूल नहीं है, अगर स्कूल नहीं है तो एक्सटेंशन वर्कर्स की मदद से वो स्कूल इस्टेब्लिश किया जाना जरूरी है, तो उसको करेंगे। और इसके लिए उन सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उसको इस्टेब्लिश करना, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में तो उनके बीच एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना। इट इज़ द बेसिक फंक्शन एंड रोल ऑफ द एक्सटेंशन वर्कर इन अ सोसाइटी। तो इसलिए किसी भी एक्सटेंशन वर्कर को सोशियोलॉजी की नॉलेज जरूरी है, या रूरल सोशियोलॉजी की नॉलेज जरूरी होती है। तो ये एक कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स। तो ये चीज़ हम लोगों ने स्टडी आज हम लोगों ने डिस्कस किया।
कि पहले तो सोशियोलॉजी के इस कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि हमने सोशियोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये इसका डेफिनेशन क्या है, रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए। तो आज हम लोगों ने इतना एक छोटे से पार्ट को स्टडी किया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग एक इसके अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आज मुझे लग रहा है यहीं पर बंद करना चाहिए। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा। और अगर किसी आपके दोस्त को इसकी ज़रूरत हो तो उसे आप शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।